हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी एक साल के करंट अफेयर्स हैं उन सब के बारे में, जो कि यूपीएससी 2020 का जो प्रीलिम्स है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। और उसके अलावा जैसे पीसीएस वगैरह के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि 2020 में होंगे उन सब के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, बाकी पार्ट्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे स्टडी काउच के चैनल पे। ओके, और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं जिनको एमपी बोलते हैं बेसिकली, उनके सस्पेंशन से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन इस वजह से डाला गया है कि अभी रिसेंटली जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके द्वारा 7 कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था। इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके पास ही ये पावर होती है कि वो किसी भी मेंबर को हाउस से या तो विड्रॉ कर सकते हैं या फिर उनको सस्पेंड कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि जो आरपीए जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है, उसके अंडर ये प्रोविज़न है कि जो लोकसभा का स्पीकर हैं उनके पास पावर होती है कि जो एमपीज़ को सस्पेंड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली दो टाइप से सस्पेंड कर सकते हैं वो, या तो उनको 5 कंजिक्यूटिव जो सिटिंग्स होंगी उन सब के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, या फिर जो रेस्ट सेशन जो बचा है उसके लिए सस्पेंड कर सकते हैं। जो भी इन दोनों में से कम होगा, या तो 5 कंजिक्यूटिव सिटिंग्स या फिर मीटिंग्स जो हैं वो कम होंगी, या जो रेस्ट सेशन बचा है वो कम होगा, उसके लिए उनको बेसिकली सस्पेंड किया जाता है। और इनको सस्पेंड तो जो लोकसभा के स्पीकर है वो कर देते हैं, बट वापस से अगर उनको रिवोक करने की बात करें तो उनको रिवोक लोकसभा के स्पीकर के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसको जो हाउस होता है उसके द्वारा मेनली किया जाता है। इसमें बेसिकली जो हाउस होता है उसमें एक मोशन पास किया जाता है जिसके थ्रू जो मेंबर सस्पेंड किए गए उनको वापस से रिवोक किया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा उसी चीज़ से रिलेटेड है कि जो रिवोक करने की जो अथॉरिटी है वो लोकसभा के स्पीकर के पास में नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। फर्स्ट तो हमारा सही था ही। और जो ये पावर्स होती हैं किसी भी मेंबर को सस्पेंड करने की, ये बस लोकसभा के स्पीकर के पास होती हैं। जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है या फिर राज्यसभा का स्पीकर जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके पास इस टाइप की कोई पावर नहीं होती है। तो इस वजह से हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में भी यही बोला जा रहा है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है उनके पास में किसी भी मेंबर को सस्पेंड करने की पावर नहीं होती है, बट कि जो स्पीकर्स होते हैं उनके पास में पावर होती है। तो इसके जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो सही हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआईसी से रिलेटेड, जिसको कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली श्रीमती अमिता पंडोवी जो हैं उनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। उनके द्वारा भी ओथ ली गई थी, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। इसके दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है उनको चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, बट उनका जो टोटल टाइम है जब वो चीफ बने और उससे पहले का जब वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे, उन दोनों का जो टोटल टाइम है वो 5 साल से ज़्यादा का टेन्योर नहीं होना चाहिए। और सेकंड स्टेटमेंट ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और जो भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं उन सबको मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की ग्राउंड पे रिमूव कर सकता है उनकी पोस्ट से। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, जिसको कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें बेसिकली एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 से कम इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। ये इसकी टोटल कंपोजिशन है। और इनका मेन यहाँ पे ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, अगर मान लो उसने ए टाइम तक सर्व किया एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर और उसको बाद में अपॉइंट कर दिया गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बी टाइम के लिए वो वहाँ पे सर्व करता है, तो जो भी A+B जो टाइम है ये 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ओके, और इन सब को रिमूवल की अगर हम बात करें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, कि प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे, बट इन सब केसेस में जो प्रेसिडेंट है वो इस टाइप के केसेस को
सुप्रीम कोर्ट के लिए रेफ़र करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट उस बारे में इंक्वायरी करता है, फिर बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट कंफर्म कर देता है तब जाके जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स जो होते हैं उनको रिमूव किया जा सकता है, तब जाके प्रेसिडेंट उनको रिमूव करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। हाई कोर्ट के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए कि जो हाई कोर्ट का जो टेरिटोरियल जुडिस्डिक्शन जो होता है वो को टर्मिनस होता है स्टेट की टेरिटरी के। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे मान लो ये स्टेट की टेरिटरी है तो हाई कोर्ट की टेरिटरी भी यही रहेगी। बट ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कई सारे स्टेट्स हैं जैसे पंजाब और हरियाणा जो है उन दोनों का एक कॉमन हाई कोर्ट है। और जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जो ये बोल रहा है बेसिकली कि हाई कोर्ट्स जो होते हैं वो एक स्टेट के लिए एक ही काम करता है, दो स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट काम नहीं करता है। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ओके। और सेकंड जो है, सेकंड में ये बोला गया है कि जो दिल्ली और जम्मू कश्मीर जो कि अभी रिसेंटली यूनियन टेरिटरी बनी थी, इन दोनों के सेपरेट हाई कोर्ट्स हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि दिल्ली जो है उसके पास में ही सेपरेट हाई कोर्ट है। और जो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और जो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बनी थी, इन दोनों का एक कॉमन हाई कोर्ट है। तो इस वजह से हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। और इसके बारे में थोड़ा और बात करें कि ये क्वेश्चन आया क्यों है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो जस्टिस रजनीश ओसवाल जो हैं उनको परमानेंट जज बनाया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है उसका। और ये फर्स्ट जज हैं जम्मू कश्मीर के जिनके द्वारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर ओथ ली गई है। क्योंकि इससे पहले जो जम्मू कश्मीर में जो भी जज बनते थे हाई कोर्ट के, उनकी जो ओथ होती है वो बेसिकली जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में होती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बुक ट्रस्ट से रिलेटेड। जो नेशनल बुक ट्रस्ट है इंडिया का उससे रिलेटेड, जो कि बेसिकली एक नेशनल बॉडी है। इसमें जो भी बुक पब्लिश की जाती हैं या फिर जो भी बुक्स होती हैं उन सब के प्रमोशन के बारे में बात की जाती है नॉर्मली, जो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसके अंडर में आती हैं। ओके। अब इसके जो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये एक नेशनल बॉडी है जिसमें बुक पब्लिश की जाती है और बुक का प्रमोशन होता है इंडिया में। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो ये नेशनल बुक ट्रस्ट जो है इंडिया का एक रिपोजिटरी की तरह भी काम करता है। जो भी नॉन करंट रिकॉर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनको होल्ड करने के लिए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं या फिर स्कॉलर्स जो होते हैं उन सब के यूज़ के लिए भी एक तरह से काम करता है। ये जो काम है रिपोजिटरी का काम जो, और या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर या स्कॉलर्स के लिए जो काम होता है, मेनली ये काम किया जाता है NAI के द्वारा, जिसको कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। ओके। उसके द्वारा ये काम किया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट है कि ये बेसिकली जो नेशनल बुक ट्रस्ट जो इंडिया का है ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, उसका अंडर में ये आता है। बट जैसे कि मैं अभी बताया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है उसके अंडर में। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ए। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 324 से रिलेटेड, 324 से रिलेटेड है। ये बेसिकली इसका क्या मतलब है, किस चीज़ से डील करता है आर्टिकल जो 324 है। अभी रिसेंटली ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का उसके द्वारा कई सारे जो राज्यसभा की सीट्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली 18 सीट्स जो हैं उन सब के इलेक्शंस को एक्सटेंड कर दिया गया था। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को डाला गया है। और जो आर्टिकल 324 जो है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेनली इसी चीज़ के बारे में डील करता है कि जो इलेक्शन कमीशन जो होता है उसके पास इलेक्शंस को कंट्रोल करने का, कैसे उनको डायरेक्शंस देनी है, इन सब चीज़ों के बारे में ही डील करता है। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा अभी रिसेंटली एक पैनल बनाई गई थी
जिसको हेड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जज हैं जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई के द्वारा। इस जो पैनल थी इसका मेन पर्पस क्या था? जैसे कि आप लोग सीधा देख सकते हैं, ये बस डायरेक्टली एक करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। तो ये जो पैनल बनाई गई थी इसका मेन मकसद ये था कि जो ये एक तरह से जो डीलिमिटेशन कमीशन जो होता है उसकी तरह काम करता है, जम्मू कश्मीर के लिए, असम के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, मणिपुर के लिए और नागालैंड के लिए। तो बेसिकली जो भी वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं उनको डीलिमिट करने का इसका मेन पर्पस था, इस वजह से इसको बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ITAT से रिलेटेड, जिसको कि इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल्स हम बोलते हैं, उस सब से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जो कि इसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है, जो कि एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें मेनली जो डायरेक्ट टैक्स के जो एक्ट्स हैं उन सब के बारे में डील की जाती है। और इसमें जो इसका डिसीजन होता है, जो इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल जो होता है, इसका जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, बट उसको हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। अगर उसमें उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो उन सब केसेस में जो इसका फाइनल डिसीजन होता है ITAT का, उसको हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है उसके लिए। तो इसके बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन काम होता है डायरेक्ट टैक्स एक्ट से रिलेटेड या फिर उसकी जो अपील्स होती हैं उन सब से रिलेटेड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जो भी ऑर्डर ITAT इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है उसके द्वारा जो भी ऑर्डर पास किए जाते हैं वो फाइनल्स होते हैं, बट उनके बारे में अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर में काम करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। बट ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो ITAT है इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के अंडर में काम करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उसके अंडर में आती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है NHRC से रिलेटेड, नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उससे रिलेटेड है। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू, और जो भी इसके चेयरमैन होते हैं या फिर जो भी मेंबर्स होते हैं NHRC के, वो दोबारा एम्प्लॉयमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं या फिर एलिजिबल नहीं होते हैं, जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके अंडर में। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो कि बेसिकली एक स्टैट्यूटरी कमीशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू, जिस एक्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं, इस चेयरमैन होता है एक तो, और उसके अलावा 5 मेंबर्स होते हैं जो NHRC है। इसकी टोटल कंपोजिशंस जो होती हैं, इन सबको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट बेसिकली एक कमेटी के अंडर में करता है, कमेटी रिकमेंड करती है। कमेटी जो होती है, जो कि 6 मेंबर्स की एक कमेटी होती है, जिसको हेड किया जाता है PMO के द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा इसको हेड किया जाता है। और उसके जो बाकी मेंबर्स हैं, जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा है या फिर राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है दोनों हाउसेज में, और जो सेंट्रल होम मिनिस्टर हैं, इन सब की द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी रिकमेंड करती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं उन सबको, फिर बाद में उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDSCO से रिलेटेड। जो CDSCO मतलब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उससे रिलेटेड, जिसका मेन फोकस जो होता है जो भी कंट्री में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स जो होते हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करना। इसको किसके द्वारा हेड किया जाता है? इसको बेसिकली DCGI के द्वारा हेड किया जाता है, जिसको कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसके द्वारा जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हेड
किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है TIFAC से रिलेटेड। TIFAC मतलब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल जो है उससे रिलेटेड है, जिसका मेन फोकस जो होता है बेसिकली जो मेक इन इंडिया के जो भी इनिशिएटिव्स हैं उन सबको स्ट्रेंथन करने का, उसके अलावा जो AI होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, उन सबको भी स्ट्रेंथन करने का, मशीन लर्निंग और डाटा एनालिटिक्स जो होते हैं उन सब पे इसका मेन फोकस होता है। इसके बारे में भी दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं कि एक ऑटोनोमस टेक्नोलॉजिकल थिंक टैंक है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। तो ये स्टेटमेंट इसका सही है, ये एक ऑटोनोमस टेक्नोलॉजिकल थिंक टैंक है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। और इसका जो मेन फोकस, जैसे कि अभी हमने बात किया कि जो मेक इन इंडिया के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है, मशीन लर्निंग या डाटा एनालिटिक्स जो होते हैं, इन सारे एरियाज़ का इसका मेन फोकस होता है, जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल जो है। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि जो TIFAC जो है इसका मेन फोकस जो है वो बेसिकली जो वेब होस्टिंग, ईमेल सर्विसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह पे या फिर इनसे रिलेटेड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं या ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती हैं उन सब से रिलेटेड होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। 73 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में किया गया था उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो ये एक्ट है ये बेसिकली जो आर्टिकल 46 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए एक प्रैक्टिकली तरीके से एक शेप प्रोवाइड करता है। और इस एक्ट में जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इस एक्ट में एक स्टेट जो है अगर उसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो वो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता विलेज लेवल पे। ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक पार्ट 9 ऐड किया गया था। और इसमें बेसिकली जो पंचायत जो होती हैं या फिर उनको कैसे कंसिस्ट किया जाता है उन सब के बारे में, जैसे आर्टिकल 243 या फिर आर्टिकल 243A जो है उन सब के बारे में इसमें बात की जाती है। और उसके अलावा जो 11th शेड्यूल जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी इसके द्वारा ही ऐड किया गया था, जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। और ये जो शेड्यूल है 11th शेड्यूल, जिसमें कि टोटल 29 फंक्शनल आइटम्स जो हैं पंचायत से रिलेटेड उन सब के बारे में इसमें डील की जाती है, जो कि आर्टिकल 243G जो है उसके बारे में है बेसिकली। और इसमें बेसिकली जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है ये बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 जो है जिसमें ये बोला जाता है कि स्टेट्स को करना चाहिए कि जो विलेज लेवल पे जो भी पंचायत हैं उन सबको ऑर्गेनाइज कराया जाए, उनको इंडाव कराया जाए और इन सब के लिए जो पावर्स और अथॉरिटीज़ जो होती हैं जो भी ज़रूरी हों वो इस स्टेट उनको प्रोवाइड कराए, जो कि आर्टिकल 40 के अंदर आता है, ना कि 46 के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। और ये जो भी पंचायत वगैरह जो भी इसके अंडर क्रिएट की जाती हैं 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि स्टेट की पॉपुलेशन अगर 20 लाख से कम है तो वो पंचायत कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता इंटरमीडिएट लेवल पर, ना कि विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट तो पहले से गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नाइदर ऑफ दीज आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है केशवानंद भारती वर्सेस जो स्टेट ऑफ केरला का जो केस था 1973 का, उससे रिलेटेड, क्योंकि ये केस था बेसिकली आज से 47 ईयर्स पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया गया था इसमें, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री के लिए। 24 अप्रैल 1973 को जो चीफ जस्टिस सिकरी थे
और उनके अलावा जो 12 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, इन सब के द्वारा 7/6 के वर्डिक्ट से एक रूल पास किया गया था इस केशवानंद भारती केस में, जिसमें बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको इनवॉयलेबल बताया गया था कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा। और इससे पहले एक केस और हुआ था 1967 में। ओके, 1967 में एक केस था गोलकनाथ केस, जिस केस में जो डिसीजन था उसको एकदम से ओवर रूल किया गया था 1973 के इस डिसीजन में बेसिकली। और इसमें जो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट था 1971 का, उसको भी अपहेल्ड किया गया था। और इसमें बोला गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है, रिमूव भी कर सकती है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब इसके स्टेटमेंट हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 का जो है उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया और एक नई डॉक्ट्रिन लगाई गई इस 1973 के केस में, जिसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट सही है। और इस जजमेंट के हिसाब से जो केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट था, इसके हिसाब से पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत हो जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, बट मेन यहाँ पे कंसर्न ये है कि वो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर फंडामेंटल राइट्स उसकी बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है तो उनको वो चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं सच एज हिंदी एंड इंग्लिश, इन सब में की जाती हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है कि हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो नॉर्मली हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी हाई कोर्ट जिस स्टेट का है वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें की जाती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी इंग्लिश में कंडक्ट कराई जाती हैं। और हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं या तो हिंदी में भी हो सकती हैं, इंग्लिश में भी हो सकती हैं, और वहाँ की अगर स्टेट की जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी कराई जा सकती है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉलिटी के करंट अफेयर से रिलेटेड जो कि यूपीएससी 2020 का प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।